Good morning, my dear student. My name is Mohammad Faraz Khan, और I am the faculty of chemistry. I have an experience of 10 to 12 years. So, सब चीज़ों से बढ़ के है हमारी एक चीज़, वो है हमारी केमिस्ट्री, जिसका मैं टीचर हूँ। और मेरा काम इतना सा है कि केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक हम पढ़ें, और कैरियर विजन का काम इतना सा है कि जो भी कैरियर विजन की फैकल्टी है वो जिस सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाएगी उसको आपको बिल्कुल सरल करके पढ़ाएगी, मतलब जीरो लेवल से पढ़ाएगी टॉप लेवल तक। ठीक है, तो हम लोगों का एक ही काम है कि आप तक अपनी बात को पहुंचाना, और वो भी बहुत सिंपल वे में। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चों को, जो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या हमारी क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं, उन बच्चों को जिनको बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको दिक्कतें होती हैं, या कहीं ना कहीं उनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो करियर विजन। ठीक है ना। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि एक्चुअली में पहले तो हम बात कर लें अपनी पीरियोडिक टेबल की। ठीक है ना। तो सपोज करिए ये हमारी एक पीरियोडिक टेबल है, समझिए, ये हमारी एक जनरली पीरियोडिक टेबल है। क्योंकि मेटल नॉन मेटल को पढ़ने से पहले, ठीक है ना, हमें सबसे पहले फोकस कहाँ करना है, पीरियोडिक टेबल पे करना है। तो जो न्यू पीरियोडिक टेबल है हमारी, वो उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कि इस साइड जो लेफ्ट साइड होते हैं हमारा, ठीक है ना, यहाँ इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। इस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। इस साइड हमारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक। इस साइड जो राइट हैंड साइड होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो बीच में होता है पीरियोडिक टेबल के, दैट इज नोन एज द डी ब्लॉक। और सबसे नीचे वाला, पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक्स एलिमेंट। तो बच्चों, आप पहले ये समझ गए होंगे कि पीरियोडिक टेबल हमारी कितने फॉर्म में डिवाइड है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। द फर्स्ट इज नोन एज एस ब्लॉक, सेकंड इज नोन एज अ पी ब्लॉक, एंड थर्ड इज नोन एज डी ब्लॉक, एंड फोर्थ वन नोन एज एफ ब्लॉक। तो हमें 4 ब्लॉक हमारे जो पीरियोडिक टेबल को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, वो 4 ब्लॉकों के नाम हमारे सामने लिख दिए गए हैं। अब एक ग्रुप आता है, इसे कहते हैं जीरो ग्रुप। इसे क्या कहते हैं बेटा, जीरो ग्रुप बोलते हैं। अब जीरो ग्रुप जो होता है हमारा, वो होता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, बात समझ में आ रहे हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। और एस ब्लॉक के अल्कल एस ब्लॉक में भी 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। समझिए। तो एस ब्लॉक के भी 2 पार्ट हैं। एस ब्लॉक 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या मेटल्स बोल सकते हैं आप, मेटल्स बोलते हैं ट्रांजिशन वाले। ठीक है। और बेटा, जो हमारा ए ब्लॉक होता है, इसमें 2 तरीके के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, प्लस हमारा जो होता है नॉन मेटल के साथ होते हैं मेटलाइड्स। नॉन मेटल के साथ क्या होता है बेटा, हमारे प्रेजेंट होते हैं मेटलाइड्स। और हमारी जो जीरो ग्रुप में है, इसमें हमारी क्या प्रेजेंट रहती है बेटा, नोबल गैसेस, जैसे कि जीनॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, ये सब क्या है, नोबल गैसेस।
और हमारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक, तो नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक से अभी मतलब 10th लेवल पे आपको इतना ज़्यादा आपको इसको नहीं पढ़ना है, अभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेनली हमें जो पढ़ना है वो एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, जीरो ग्रुप पढ़ना है और कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट की भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं पहले बच्चों कि हमें सबसे पहले पढ़ने से पहले मेटल नॉन मेटल को पढ़ने से पहले अगर हमें यही जानकारी नहीं है कि हम कौन से ब्लॉक्स के एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल की भी हमें जानकारी नहीं है कि हमें कितने टाइप्स में हमारी पीरियोडिक टेबल्स को, कितने ब्लॉक्स में, कितने सेक्शन में हमारी पीरियोडिक टेबल्स को बांटा है, तो फिर हमारा मतलब ज़्यादातर हमारे जो पढ़ना होगा ना वो फिर वो इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। और तो हम लेंगे तो फिर तो वही बात होगी, एक सिंपल से किसी ने नोट दे दिया और उसको आपने एक जनरली तौर पे पढ़ लिया। और बेटा कभी भी नोट्स में हर एक चीज़ नहीं होती, टीचर की कुछ चीज़ें दिमाग में होती हैं और उस दिमाग को वो कहाँ करता है, अपने दिमाग की चीज़ों को वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करता है। तो आप दोनों चीज़ें आपको कवर करना है करियर विजन में। जो टीचर करियर विजन में पढ़ा रहे हैं वो आपको समझाएंगे भी और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और आप हमारे ऐप करियर विजन झांसी पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा अब हम इसको आपको नोट करने का समय देंगे और फिर हम इसके आगे टॉपिक जो है ना अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो हमारा एलिमेंट्स है, हमने आपको पहले भी कहा था जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एलिमेंट्स हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। एक को हमने बोला मेटल्स और दूसरे को हमने क्या बोला, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं सबसे पहले इस बात को हमें समझना है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं इस बात को हमें सबसे पहले समझना है। अगर हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए तो आगे भी हम अपनी चीज़ों को बहुत क्लैरिफाई करके समझ पाएंगे। मेटल्स क्या होते हैं, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाती हैं, मेटल्स। और विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा बेटा एक चीज करने तो छोड़ ही दी ना, एक चीज और नहीं, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम फिर भी पढ़ाएंगे। एक होते हैं मेटलाइड्स, क्या होते हैं बेटा, मेटलाइड्स। अब मेटलाइड्स क्या होते हैं, मेटलाइड्स वो एलिमेंट होते हैं विच possesses both the properties of metal and non metal। बच्चों समझ गए ना, मतलब एक ऐसे एलिमेंट जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, मेटल्स की भी पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स की भी पाई जाती हैं, उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, मेटलाइट्स कहते हैं। और वो मेटल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटल्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और हम इसमें थोड़ा सा डीपली जाएंगे। अगर हम डोनेट इलेक्ट्रॉन्स का कहने का मतलब आएंगे तो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स में तो कई तरीके की चीजें आ जाएंगी। देखो जैसे कि सोडियम हो गया एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, ईटीसी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल के। नॉन मेटल के कौन से हो गया, जैसे हाइड्रोजन को भी हम मानते हैं मगर वो हम एक्सेप्शन की बात के करेंगे, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, वो क्या होते हैं,
नॉन मेटल्स होते हैं, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो जनरल हमें सभी लोग पढ़ाते हैं। तो अगर हम इन बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमें चीजें और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो हम अब इस पे थोड़े से आगे बढ़ते हैं और मेटल्स पे थोड़ी हम डिटेल में जाते हैं। ठीक है ना बेटा, मेटल्स को हम थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले मेटल्स पे बात करेंगे। अभी हमने क्या कहा, मेटल्स, मेटल्स। अब मेटल्स क्या हमने क्या बताया, डोनेटर ऑफ डोनेशन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं, टू ऑब्टेन ऑक्टेट, या हम कह सकते हैं टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। ठीक है, टू ऑक्टेट, ऑक्टेट, ठीक, ऑक्टेट ही रख लीजिए काफी है। अब यहाँ ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है हमारी शेल कौन से, के एल एम एन, मान लीजिए शेल है। ठीक है, अब के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बाकी सब में कितने इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब है कोई भी जब 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए उसकी, लास्ट शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर किसी के में हो जाएगा लेट तो उसको कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेबल फॉर्म कहेंगे, स्टेबल फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और इसके इलेक्ट्रॉन के बांटने को सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब बांटना, कॉन्फ़िगरेशन, ये बात। तो बात समझ में आ गई। अब इसी बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल का यूज कैसे है, इस बात को हम थोड़ा सा समझ लें पहले। ठीक, अब एग्जाम्पल का कैसे है, हम कैसे मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अब 11 में अगर आप देखिए कि के में कितने जाएंगे, 2, एल में कितने जाएंगे, 8, और एम में कितना बचा, 1, 1 बचा है लास्ट शेल में, और लास्ट शेल कौन सा है उसका, एम है। तो अगर लास्ट शेल एम है और एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक रूल होता है यूपीएससी का कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप डोनेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्ट कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम -3 इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमें एक रूल पता होना चाहिए, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते और 3 से ज्यादा हम डोनेट नहीं कर सकते। अगर हम 3 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते और 3 से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते, तो अब ये बताओ इसका ऑक्टेट, इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो सभी बच्चे जवाब देंगे कि 7 और चाहिए। तो क्या करेगा, कोई 7 ऐसे देगा, अगर 7 देगा तो ये रूल को वायलेट कर देगा वो, मतलब इस रूल को मानेगा नहीं, और अगर रूल मानेंगे नहीं तो केमिस्ट्री में एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगी कोई चीज। तो अगर रूल नहीं मान रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, या कोशिश ये करेगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो प्लस का चार्ज आएगा, और इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और अब लास्ट शेल कौन सी बची, ये तो खत्म हो जाएगी, है ना, ये शेल तो हट जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब लास्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का हैं इसके, 8, इसका मतलब है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। अब वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा। ये बात समझ में आ गई, तो कितनी अच्छी सी बात थी। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल और आगे लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो फिर मेटल्स में हम समझते हैं कि ये डोनेट करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज को हम और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मुझे नहीं मालूम मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है। तो पहले में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2, फिर कितने जाएंगे 8, और लास्ट में कितना बचा 2, क्योंकि 8 और 2 10 और 2 12, एटॉमिक नंबर कितना था इसका 12। अब बताइए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
नीड कितनी चाहिए, नीड कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 6 को 6 इलेक्ट्रॉन, तो कोई देगा नहीं, रूल वायलेट हो जाएगा। रूल वायलेट हो जाएगा तो क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तो पहली शेल में कितने आ जाएंगे, 2, और लास्ट शेल में कितना हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे भी इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए उतना चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज या तो आप +2 लिख लो या तो आप 2 बार प्लस भी लिख सकते हो, तो जैसे आपको लिखना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई मैटर की। तो मैटर क्या होते हैं, डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है अपने अंदर, उसी हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नॉन मेटल के पार्ट में भी आते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स को लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको वो बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब ये देखो, आप नॉन मेटल्स के केसेस में ले लें अगर आप, तो नॉन मेटल का केस है, तो नॉन मेटल के केस में सबसे पहले क्या आता है, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ठीक है। 2 एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखिए क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 17 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और लास्ट में कितना हो बचेगा, 7। 8 2 10 और 7 कितने हो गए, 17। 8 2 10 और 7 7 कितना हो गया, 17। तो 17 जब हम लेते हैं तो आप देखिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1। तो कोई भी इसको क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मेटल ने क्या कर दिया, मेटल का काम क्या होता है, डोनेट करना। और नॉन मेटल का काम क्या होता है, एक्सेप्ट। ये नॉन मेटल क्यों कहला रहा है, क्योंकि अपने लिए क्या एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, यहाँ से किसी मेटल से एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, ले रहा है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8। अब देखो इसके लास्ट सेल में भी कितने आ गए, 8 आ गया, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो Cl ने जितने इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर कितना चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लिए तो एक माइनस आ गया। समझ में आया क्या होता है नॉन मेटल। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन का ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। हमें नहीं मालूम क्या वो मेटल है क्या नॉन मेटल, तो पहले में इलेक्ट्रॉन कितना चला जाएगा, 8 2 10। अब कितना जाएगा, देखो यहाँ पे कितना चला जाएगा, 7। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब आप बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। कोई भी मेटल क्या कर देगा, इसे डोनेट कर देगा, मेटल डोनेट कर देगा। जब मेटल डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहुंच जाएगा। अब इसके शेल में कितना हो जाएगा, 2, और लास्ट शेल में कितना हो जाएगा, 8। तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब फ्लोरीन पे चार्ज क्या आ जाएगा, -1 का। अब देखो ऑटोमेटिक जब माइनस का चार्ज आया तो ये क्या कहलाए, नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या होते हैं, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। आपने देख लिया होगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही सब बेसिक की चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने से पहले हमें याद होना चाहिए या हमें समझी हुई होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों, जिसे हमें मतलब बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से हमें उसे यूज़ करना चाहिए। और अगर हम उसे तरीके से पढ़ेंगे या यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं हमें कोई चीज़ नहीं आएगी। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान के बस के बाहर हो, ठीक है ना। तो हमें ये नहीं मानना है कि हमें कुछ नहीं आता, नहीं, हमें बहुत कुछ आता है। बस हमें सिर्फ एक राइट पाथ की ज़रूरत है जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो आपने देखा इतनी सारी चीज़ें अभी मैंने जो आपको समझाई, ठीक है, तो वो मतलब बहुत ज़रूरी थी, ठीक। तो एक हाँ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। हाँ, एक नॉन मेटल में एक केस आता है, नॉन मेटल में एक केस आता है बेटा। उस केस का नाम होता है, ये एक्सेप्शन में समझ लो, हाइड्रोजन। हाँ, अब मैं यहाँ बात करूँ कि पीरियड टेबल में हाइड्रोजन को जो है ना अलग रखा गया है, हाइड्रोजन। और उसके जस्ट सामने आपकी एक नोबल गैस होगी, दैट इज हीलियम। आपने 2 गैसेस देखे होंगे, ठीक है। इसी वजह से के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट हैं, यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पीरियड के अंदर फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट टी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है हमारे, ठीक है। अब ये बात आती है कि हाइड्रोजन को हम क्या माने, हाइड्रोजन को हम मेटल माने, नॉन मेटल माने, मेटलाइट्स माने, क्या माने। मतलब हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आज तक
कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर इसे रखा जाता है, ना तो किसी एलिमेंट के साथ इसको रखा गया, ना ही किसी ग्रुप में इसको रखा गया, ना ही किसी पीरियोडिक टेबल में कोई अलग कैटेगरी इसके लिए बनाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको रखा कहाँ जाता है? मोस्टली एस ब्लॉक के ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा ये? मोस्टली एस ब्लॉक के, अपर ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, अपर ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। अपर ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, हीलियम क्या है? हमारी नोबल गैसेज है, तो ये हमें ध्यान रखना है किस एलिमेंट के सामने कौन सी गैस प्रेजेंट है। दैट इज हीलियम, HELIUM, हीलियम। तो नोबल गैसेज है। अब ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये कभी कभार पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता था जब लोग पढ़ते थे, तो एक क्वेश्चन हमारे सर पूछते थे कि ये बताओ कि हाइड्रोजन को तुम मेटल मानते हो, ठीक है, या हाइड्रोजन को तुम नॉन मेटल मानते हो? क्या मानते हो? तुम्हारी नज़र में क्या होना चाहिए? तो बच्चे बोलते थे कि मेटल है। बच्चे मोस्टली क्या बोलते थे आंसर? कि सर वो तो मेटल है। तो वो कहते थे अगर वो मेटल है, ठीक है, तो फिर बुक्स में उसे नॉन मेटल क्यों लिखा गया? और अगर वो नॉन मेटल है तो कहीं कहीं वो फिर मेटल के ऊपर रखा क्यों गया? क्योंकि वो कहाँ पे रख रहा है? एस ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन। वो क्या, फिर उनका क्वेश्चन ये होता था कि भाई अगर नॉन मेटल है, अगर वो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को फिर हमें ग्रुप 17 के ऊपर रखना चाहिए ना हाइड्रोजन को। वो सभी नॉन मेटल है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। अगर ये सभी नॉन मेटल्स हैं तो इनको इसके ऊपर रखना चाहिए था ग्रुप 17 के। तो ग्रुप 17 के ऊपर ना रख के आप उसे एच ब्लॉक के ऊपर रख रहे हो। एच ब्लॉक में तो पूरे मेटल्स हैं, जनरल मेटल्स हैं हमारे। तो जब आप एच ब्लॉक के ऊपर रख रहे हो और वो जनरल मेटल्स हैं, तो फिर हाइड्रोजन को आप नॉन मेटल की कैटेगरी में बार बार क्यों डाल रहे हो? तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि हम हाइड्रोजन को हर बार नॉन मेटल की कैटेगरी में हम क्यों डाल रहे हैं। तो हमें ये बात का जवाब देना ही पड़ेगा भाई, इस बात से हम कब तक छुपेंगे? ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आने वाला पूछेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई हाइड्रोजन को जो है ना वो हम मेटल क्यों कब माने और नॉन मेटल क्यों माने। तो देखो देखते हैं कि वो अब उसको मेटल क्यों मान रहे हैं और नॉन मेटल हम क्यों मान रहे हैं, तो इस बात को देखते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको रफ करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। साथ साथ आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो नोट करते चलिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम मेटल्स तो क्या होते हैं। एक चीज होती है हमारे पीरियड टेबल का, हाइड्राइड। हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड क्या होते हैं? जब कोई मेटल आगे प्रेजेंट हो, 10th लेवल पे समझा रहा हूँ, और हाइड्रोजन पीछे प्रेजेंट हो, तो लिथियम मेटल है तो उसके लिए क्या लगेगा? प्लस साइन। और नॉन मेटल के लिए क्या होगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, तो जब किसी मेटल के पीछे हाइड्रोजन लगता है तो वो हरदम किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। जब वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है तो उस कंडीशन में ये किसकी तरह काम करता है? नॉन मेटल की तरह काम। किसके साथ? हाइड्राइड के फॉर्म में। हाइड्रोजन किसके फॉर्म में काम करता है? इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, हाइड्रोजन वर्क एज एन नॉन मेटल एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाइड्राइड के फॉर्म में कौन से फॉर्म में काम कर रहा है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के फॉर्म में काम कर रहा है, तभी वो जाके क्या कहला रहा है? नॉन मेटल से। तो हमारे बुकों में कोई गलत नहीं लिखा है वो, मगर पूरा खुल के नहीं लिखा है उस बात को। ठीक है, तो खुल के ये बात है कि हाइड्राइड के फॉर्म में हरदम हाइड्रोजन क्या करता है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। और अगर हाइड्राइड नहीं होगा कहीं तो वो हरदम क्या करेगा? देखो आप HCl देख लो, HNO3 देख लो, ठीक है, ये नाइट्रेट क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। और फिर हाइड्रोजन यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है? मेटल। तो कब जब वो कभी किसी नॉन मेटल के आगे लग जाता है, देखना क्लोरीन नॉन मेटल, नाइट्रेट नॉन मेटल का है, ठीक है, वैलेंसी कितनी है? माइनस में है ना उनकी। तो फिर आगे वाले पार्ट को हम क्या मानेंगे? इसको मेटल मानेंगे। इस H पॉजिटिव को भी क्या मानेंगे? मेटल मानेंगे, क्योंकि दो मेटल मेटल तो एक साथ जुड़ नहीं सकते, मेटल और नॉन मेटल जुड़ सकते ना। तो अब इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, तो जब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है ना, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? मेटल की तरह काम कर रहा है। तो मोस्टली ये आपको हाइड्राइड के फॉर्म में कम मिलेगा। हाइड्राइड तो गिने चुने हैं, मगर मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें इसका सबसे बड़ा योगदान है शो होने में।
तो ये अपने आप को ज़्यादातर बैटलिक प्रॉपर्टी में शो करता है। इसी वजह से हम ऐसा हो सकता है कि हम इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर रखते होंगे। ठीक है, ये मैं कोई परफेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये अपनी मेरी सोच है कि वो ज़्यादातर मेटलिक प्रॉपर्टीज को ज़्यादा डोनेट करता है या ज़्यादा शो करता है अपने अंदर से, तो इसी वजह से हम इसको क्या मान लेते हैं, मेटल की एक अच्छी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की मान लेते हैं। ठीक है, मगर एक्चुअली में वो किसकी तरह काम कर रहा है, नॉन मेटल की तरह भी, और आगे वो किसकी काम कर रहा है, मेटल की। अगर मेटल और नॉन मेटल को मिलाएं तो हाइड्रोजन हरदम क्या होगा, पहले मेटल की, हाइड्रोजन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा और बाकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा कंफ्यूजन था, जिसे बच्चे कई बार मुझसे पूछते भी हैं, क्लासेस में भी पूछते हैं, और मतलब कई तरीके का डिस्कशन इस बात पर होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके काम में आएगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी तो हम बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आज के लिए हमारा लेक्चर बहुत हुआ, और आज हम इसी पर अपनी बात को समाप्त करेंगे।